अटेम्प्ट कीजिए ये क्वेश्चन। तो आप लोग का करीब जो दिवाली के बाद वाला जो वीकेंड है उस पे आपका केवीपीवाई का पहला टेस्ट होगा, ठीक है ना? वो हम अभी ग्रुप में भी लिख देंगे। टेस्ट वगैरह 4-5 लिखिएगा आप लोग को, तो थोड़ा आइडिया भी लगेगा कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, सो देखो मेरे ख्याल से ईशा डिस्कनेक्ट हो गई, लाइट चली गई थी यहाँ पे। तो 750 वॉट मोटर ड्राइव्स अ पंप विच लिफ्ट्स 300 लीटर ऑफ वाटर। तो ये जो मोटर है इसका पावर इज इक्वल टू 750 वॉट। तो ये जो 750 वॉट है ना, ये इनपुट पावर है, ठीक है। और जो आउटपुट पावर है, तो ये क्या कह रहा है कि 300 लीटर्स ऑफ वाटर को पर मिनट ये 6 मीटर हाइट तक लेके जा रहा है। तो P आउटपुट इज इक्वल टू जो mgh/t हो जाएगा। मास जो है, बिकॉज ये 300 लीटर है ना, और 1 kg पर लीटर इसका ये डेंसिटी होता है, तो 300 kg हो जाएगा इसका मास। g का वैल्यू 10, h 6 हो गया, ठीक है। सो सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg पर लीटर, ठीक है। तो 300 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई टाइम t, ये कह रहा है पर मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो गया, 60 से डिवाइड कर दिया हमने। सो ये 60 और 60 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 300 वॉट। तो ये आउटपुट पावर हो गया। अब एफिशिएंसी जो होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर 300 है, इनपुट पावर 750 है, इंटू 100, ठीक है। सो ये 25 4 ये 30 टाइम्स 10 इंटू 4, 40% एफिशिएंसी। तो बी पार्ट 40% होगा इसका आंसर। क्लियर बच्चों? यस। लिख लिया सबने? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये हम लोगों ने किरचॉफ्स करंट लॉ किया था एक, उस पे बेस्ड है, ठीक है।
सो जब हम लोग केसीएल की बात कर रहे हैं, केसीएल में क्या होता है कि जितना करंट एक जंक्शन पे आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से जाता है। तो इस जंक्शन पे, पहले ए वाले पे बात करें, इस जंक्शन पे नीचे वाले पे, तो 4 एम्पियर और 2 एम्पियर इससे अवे जा रहा है, तो इसके तरफ कितना आएगा, 6 एम्पियर। अब ये जंक्शन बी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर और 8 एम्पियर इसकी ओर आ रहा है, इस जंक्शन पे उतना ही करंट इधर से जाएगा, 10 एम्पियर इधर गया। अब इस जंक्शन सी पे बात करो, 10 एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर जा रहा है, तो और इस तरफ कितना करंट जाएगा, 4 एम्पियर, जिससे कि नेट करंट जीरो हो सके, जितना आए उतना चला जाए। तो 10 एम्पियर आ रहा है तो 10 एम्पियर जाना होगा, 6 इधर गया तो 4 इधर आया। अब जब 4 इसकी ओर आ रहा है, मान लो ये जंक्शन डी है, तो यहाँ पे 4 एम्पियर आया, इधर 1 एम्पियर चला गया, तो इसके इधर कितना आया, 3 एम्पियर आ गया। अब ये जो 3 एम्पियर इधर आ गया, ये दोनों 3 एम्पियर ऐड होके 3 + 3 इधर कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा, और वो किधर से जाएगा, Q से लेके P तक जाएगा। सो 6 एम्पियर विल फ्लो फ्रॉम Q to P। क्लियर है बच्चों? यस। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ को ध्यान में रखना है हम लोग को। देखो जो जो चीज पढ़ाए हैं उसी सब पे क्वेश्चन है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई 12th क्लास का ये वाला पोर्शन कर लेंगे और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब हम लोग जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर्स का, कि क्या क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए अब ये आप बताइए। So option E. सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए है आंसर इसका। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ लेड, तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है लेड का Pb 82 214 emits 2 electrons followed by an alpha particle। मतलब एमिट करना इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा एमिशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। एमिट करना इलेक्ट्रॉन का मतलब बीटा एमिशन होना, ठीक है। So emits 2 electrons followed by an alpha particle, right? So यहाँ पे कुछ x बनता है लेट से, राइट। और उसके बाद तो जब बीटा एमिशन होता है तो क्या होता है, बेसिकली एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, मतलब कि 2 बीटा एमिशंस हुए हैं, 2 बीटा एमिशंस हुए हैं, मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब जो ये लेड का जो 82 था, अब इसका एटॉमिक नंबर 84 हो जाएगा। मास नंबर सेम रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो मास नंबर सेम रह जाता है, मास नंबर नहीं चेंज करेगा। प्लस ऑफ 2E0-1, राइट। और उसके बाद फिर एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, अल्फा एमिशन होगा। तो उसमें क्या है कि अल्फा एमिशन की वजह से मास नंबर जो है 4 से लेस हो जाता है, ये 210 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर जो है 2 से लेस हो जाता है, राइट। सो 2 से लेस हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। सो y 210 82 प्लस He42 हो गया, राइट। सो ये हमारा, तो अब आपसे पूछ रहा है द रिजल्टिंग न्यूक्लियस विल हैव 82 प्रोटॉन्स एंड 210 में से 82 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो बेसिकली 128 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 210 माइनस ऑफ 82, राइट। सो दिस इज
128. So 128 न्यूट्रॉन्स है और 82 प्रोटॉन, ऑप्शन ए। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yeah. सर नहीं आ रहा। हाँ जी बच्चों, सर नहीं आया। नहीं आया? अरे ये केमिस्ट्री है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नहीं भाई, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन अ 5 into 5 into 4, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5 into 5 into 4 कर लोगे, 100 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर लेना है हम लोग को, राइट? Sir, option स्टैंडर्ड, B. ऑप्शन बी नहीं है, सी आ रहा है, सी। सो हाँ, वॉल्यूम हम लोग कर रहे थे, वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब हो गया। प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, सो प्रेशर 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? और अगर हम लोग इसको ये करें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट? तो आर का जो वैल्यू है तुम्हारा, और टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू 298 केल्विन होता है ना? नहीं, 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 273 केल्विन लेते हैं। और
ये वैल्यूज अगर n का वैल्यू देखो, सो PV अपॉन RT, P इज 1 इंटू 10 टू द पावर 5, V का वैल्यू 100 हो गया, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना, और ये RT 8 का वैल्यू क्या 8.314 लेते हैं SI में, Yes, sir. 8.314 इंटू टेम्परेचर 273, सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 7, 10 to the power 7 divided by 8.314 into 273, 4405.82, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। और तो नंबर ऑफ हम लोग को एयर मॉलिक्यूल्स बोला, n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दोगे, राइट, तो 4405.82 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सो ये हो जाएगा तो 2.65 इंटू 10 टू द पावर 27। सो ऑर्डर निकालने बोला है तो इसको नियरेस्ट इस पे कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 10 टू द पावर 27 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब हम लोग 2 मार्कर्स पे चलते हैं। Option B. ऑप्शन बी, हाँ सही है।
बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग दैट इज नोन टू स्ट्रेच लीनियरली। तो इस ऑब्जेक्ट का ना डेंसिटी रो है ना, इसका डेंसिटी रो है। और जो, तो इसका डेंसिटी रो हो गया इस ऑब्जेक्ट का, और जो लिक्विड है इसका डेंसिटी रो 1 है। ठीक है। So linearly with spring force as shown, when the spring object system is immersed in a liquid of density rho 1 as shown in the figure, the spring stretches by an amount x1। तो इसको जब इसमें लटकाया ना तो स्प्रिंग में जो स्ट्रेच आया है वो x1 आया है ना। और ये हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि ये स्ट्रेच करेगा, तभी ये x1 स्ट्रेच तभी करेगा जब इसका डेंसिटी इसके डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब वेट जो है बॉइंट फोर्स से ज्यादा होगा तभी तो स्ट्रेच करेगा। अब इस पे फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका, जो इसका वेट है वो वेट क्या होगा, मान लो इसका वॉल्यूम v है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका जो वेट होगा डेंसिटी d इंटू वॉल्यूम मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस पे जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो एक तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा k इंटू x1, और दूसरा जो है इस पे एक बॉइंट फोर्स लगेगा दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो 1 इंटू वी इंटू जी, ये हमारा बॉइंट फोर्स हो गया। तो अब बिकॉज इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, के x1 प्लस रो 1 वी जी इज इक्वल टू रो वी जी, पहला इक्वेशन। दूसरे केस में जब सेम सेटअप को हम लोग एक दूसरे लिक्विड में डालते हैं जिसका डेंसिटी रो 2 है और रो 2 इज लेस देन रो 1, द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय एन अमाउंट x2। डेंसिटी अगर रो 2 का रो 1 से कम है तो मतलब रो से भी कम होगा उसका डेंसिटी, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे के x2 प्लस रो 2 वी जी इज इक्वल टू रो वी जी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारा। अब हम लोग को बेसिकली देखो यहाँ पे जितने भी रिलेशंस हैं, नेग्लेक्ट बॉइंट फोर्स ऑन द, नेग्लेक्टिंग एनी बॉइंट फोर्स ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग पे कोई बॉइंट फोर्स नहीं एज्यूम करेंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रो का रिलेशन रो 1 और रो 2 से निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या हम लोग को बेसिकली के और वी हम लोग को नहीं चाहिए, तो तुम क्या करो ना, के का वैल्यू यहाँ पर से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इससे हमारा जो वैल्यू आएगा, देखो दोनों रो वी जी है, राइट। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सो फ्रॉम 1 into फ्रॉम 1 into दोनों को इक्वेट कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, के x1 प्लस रो 1 वी जी इज के x2 प्लस रो 2 वी जी। अब हमें पता है कि रो 2 इज लेस देन रो 1, तो इधर लेके आ जाओ। सो रो 1 माइनस रो 2 इंटू वी जी इज इक्वल टू के टाइम्स x2 माइनस x1। तो इससे हमारा जो वैल्यू आएगा, k इज इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2 इंटू वी जी डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इससे हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। अब किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, अगर इसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो रो 1 माइनस रो 2 इंटू वी जी इंटू x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 प्लस रो 1 वी जी इज इक्वल टू रो वी जी। अब देखो वी जी और वी जी कैंसिल हो गया, सो रो इज इक्वल टू रो 1 x1 माइनस रो 2 x1 प्लस रो 1 x2 माइनस रो 1 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो रो 1 x1 माइनस रो 1 x1 कट गया, सो दिस इज,
So इससे आ जाएगा हमारा ρ1 x2 माइनस ρ2 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू रो। ये ऑप्शन बी क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. सर आप बता दो। हाँ निशा क्या बोल रहे हो? आप बता दो। अच्छा नहीं हो रहा है। हम्म, क्या है कि अ बॉडी ऑफ 0.5 kg, तो मास इसका दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। m is equal to 0.5 kg हो गया। moves along the positive x-axis under the influence of a varying force F as shown। फोर्स वेरी कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स जो है चेंज कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट x is equal to 4 मीटर,
मतलब x इज इक्वल टू 4 मीटर, इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो 3.16 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, देन इट्स स्पीड एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, 8 मीटर पे इसका स्पीड निकालने बोला है, ठीक है। अब देखो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व है ना, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, सो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे इसको ब्रेक करते हैं बेसिकली ना, क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ में हमको क्या मिल सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क ही तो मिल सकता है। और वर्क से हम लोग को ये पता है कि भाई, और यहाँ पे देखो स्पीड स्पीड की बात हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक मास भी दे रखा है हमें। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो गया, एफ डी एक्स, वर्क डन एफ डी एक्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क डन, ये जो एफ डी एक्स है, ये क्या है, एरिया, एरिया अंडर द एफ डी एक्स कर्व। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसके बीच में जो एरिया हम लोग निकालेंगे, ये जो एरिया होगा, ये एरिया इज बेसिकली राइट, ये एरिया एफ डी एक्स होगा। तो ये एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 8-4, और हाइट कितना है यहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट 1.5 और ये 3 है, 3 माइनस 1.5 है ना, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, वी इनिशियल स्क्वायर क्या है 3.16 का होल स्क्वायर, इसको हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। मास हम लोग को पता है 0.5 kg, अभी यूज कर लेंगे, 8-4 4 हो गया, और 3 माइनस 1.5 1.5 हो गया, इज इक्वल टू मास 0.5 है इंटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस 3.16 का स्क्वायर। अब ये 1.5 इंटू 4 6 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ 3.16 का स्क्वायर, 9.98 हो गया। So this is V final square is equal to 6 divided by 0.5, 12 हो गया, 12 plus 9.98, 21.98. So 4.68 आ रहा है, 6.8 आ रहा है, 6 into 12 over 3 minus 15. ये 12 plus 22। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया हम लोगों ने? 6 half into 7.5.
6.8 plus 46. एक मिनट, एफ डी एक्स, तो ये हम लोग पूरा इसका एरिया निकालेंगे ना, एक बार इसका एरिया निकाल के देखते हैं। हाफ इंटू, एक मिनट, ट्राइंगल के एरिया की जगह इसका करेंगे। So this is half into sum of parallel sides. Sum of parallel sides यहाँ पे 1.5 हो गया और ये 3 हो गया, 4.5 हो गया into height जो है 4 हो गया, 9 to the 18/2 9 हो गया, ठीक है, 9/2 18 हो गया, 27, फिर भी नहीं आएगा, 27, 18 10 28, 5.28 इसका आंसर ऑप्शन गलत लग रहा है हमको, ठीक है, बुक में तो आंसर 6.8 दिया बट 6.8 आएगा नहीं। एफ डी एक्स करके हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को ये वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी इक्वल टू 8 पे हम लोग को निकालना है। सर आपने 2 से उसे डिवाइड कर दिया, 18 होगा ना 9 की जगह। क्या चीज? हाफ हाफ आपने दोनों साइड काट दिया था तो फिर 18 हो जाएगा ना। हाफ हाफ तो काट दिया था, ये मास जो है ना ये 0.5 kg है, ये डिवाइड हुआ ना 4.5 into 4 18 होगा। आप 0.5 इंटू मतलब 9 डिवाइडेड बाय 0.5 18 हो गया ना, नहीं तो 18 डिवाइडेड बाय 0.5 क्यों 18 क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि 4.5 into 4 18 अच्छा होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी यूज कर लिया ना, हाँ हाँ फिर तो आ फिर जाएगा। हाँ तब आ जाएगा, आ जाएगा। सही है, सही है, सही। सो ये 2 मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया था यहाँ पे, अगर हाफ हाफ कट कर देंगे तब तो ये 4.5 इंटू 4 ये 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारा 36 है ना, 36 प्लस 10 46 हो गया बेसिकली, तो v फाइनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 46 कर देंगे 6.78 आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ये आंसर होगा। एक तो ये हम लोग गलती कर रहे थे कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स करके हम लोग करेंगे, मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था, ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना। क्लियर है? Yes. ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और रह गया ये 2 मार्कर वाला। एक जो क्वेश्चन है वो तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे है, वो तो हम लोग अभी नहीं किए हैं, जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तब वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस डूएबल है, वो क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, और फिर 2012 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है।
ओके सर। ठीक ठीक, चलिए पढ़ते रहिए मन लगा के, है ना। सीबीएसई वाला स्ट्रॉन्ग करते रहिए अपना, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा